ये जो काफिला अभी गुजरा है मुख्यमंत्री का था। मुख्यमंत्री यानी सूबे के मुखिया। इस काफिले के पीछे छूटे गुबार में संघर्ष की एक अनूठी कहानी है, क्योंकि कोई यूं ही कामयाब नहीं बनता। बात करीब 41 साल पहले की है। उस दिन बीमारी की लाचारी से जूझती रहने वाली एक पत्नी ने 16 साल के लंबे इंतजार के बाद औलाद के लिए तरसते पति को पिता बनाया था। वक्त करीब सुबह का 5:30 बजे का रहा होगा जब रसोई में रखी थाली को बजाकर दाई ने सूचना और बधाई दी थी। 16 साल बाद मां बनी मालती को राहत की सांस मिली थी और औलाद के लिए तरसते मुलायम सिंह यादव को उनकी पारंपरिक परंपरा और राजनीतिक विरासत का वारिस मिला था। और उस दिन इटावा जिले के सैफई गांव में काफी चहलकदमी थी। समय आगे बढ़ा तो एक दिन उस परिवार के मित्र और सैफई गांव के प्रधान दर्शन सिंह ने उस बच्चे का नाम प्यार से टीपू रखा। बच्चे का नाम टीपू रखने के पीछे भी एक दिलचस्प वजह रही। उन दिनों गांव में बच्चों के नाम या तो देवी देवताओं से जोड़कर रखे जाते थे या फिर किसी महान ऐतिहासिक शख्सियत से मुतासिर होकर रखे जाते थे। और दर्शन सिंह के मुताबिक बच्चे का टीपू नाम इसलिए रखा गया क्योंकि टीपू सुल्तान ने अपने वक्त में अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए थे। लेकिन उस वक्त किसी को भी ये पता नहीं था कि मालती और मुलायम के जिस पुत्र का नाम टीपू रखा गया है वो भी वक्त आने पर राजनीति के क्षेत्र में कुछ ऐसा ही करने वाला है। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। टीपू के बचपन से ही जो लोग परिचित हैं वो जानते हैं कि टीपू में ये सारी खूबियां बालकाल से थी, जिसे देखकर कोई भी यही कहता था कि टीपू बड़ा होकर जरूर ऐसा कुछ करेगा जिसे देखकर लोग अचंभित हो जाएंगे। गरीब किसान दादा सुघर सिंह और दादी मूर्ति देवी की देखरेख में टीपू धीरे धीरे बड़ा होने लगा। टीपू के दादा के पास कई गायें भी थीं, जिन्हें चराने की जिम्मेदारी टीपू पर ही होती थी। इतना ही नहीं, उन्हीं गायों का दूध पूरे परिवार को पीने के लिए भी दिया जाता था। दादा सुघर सिंह भैंस के दूध के खिलाफ थे। उनका मानना था कि भैंस का दूध सुस्त बनाता है और गाय का दूध चुस्त। घर में पहलवानी की भी परंपरा थी, इसलिए टीपू ने कभी पहलवानी तो नहीं की, लेकिन क्रिकेट जैसे कई खेल में टीपू की दिलचस्पी रही थी। उस संयुक्त परिवार में टीपू ऐसा दूसरा बच्चा था जिसे दादी का प्यार बहुत मिला था। मालती देवी को सौभाग्य की देवी माना जाता था, लेकिन वो अक्सर बीमार रहती थी, जिस वजह से वो उतना प्यार टीपू को नहीं दे पाई जितना प्यार उसकी दादी ने दिया। और यही वजह थी कि टीपू को भी उस संयुक्त परिवार का भगवान माना जाता था, क्योंकि टीपू के जन्म के बाद से ही उस घर में सुख और समृद्धि आने लगी थी। टीपू की दादी उसे रात दिन अपने सीने से लगाए रखती थी। सोना जागना, खाना पीना सब कुछ दादी के साथ ही होता था। टीपू जब पहिया पहिया चलने लगा तब उस पारंपरिक लेकिन उन्नत सोच के परिवार में दादी का लाडला टीपू अक्सर अपने दादा और चाचाओं के साथ खेत जाने लगा, जहां उसकी पहचान मिट्टी की सूंधी खुशबू से हुई। दूर तक लहलहाते खेत देखकर टीपू को बहुत अच्छा लगता था। टीपू की चाचियों और बुआ ने टीपू का खूब ख्याल रखा था, लेकिन इतने दुलार के बाद भी टीपू में ऐसा कोई मुकाम नहीं आया जिसे लेकर परिवार के लोगों को कभी चिंता करनी पड़ी हो। टीपू सबका दुलारा था, इसलिए कोई भी उसे अपने से दूर नहीं करना चाहता था। अनपढ़ लेकिन समझदार टीपू के दादा सुघर सिंह शिक्षा की अहमियत बहुत अच्छे से समझते थे और इसी के चलते गांव के ही एक स्कूल में अनौपचारिक रूप से टीपू को दाखिला दिला दिया गया। देखते ही देखते टीपू बड़ा होता जा रहा था और पिता मुलायम सिंह देश की राजनीति को नई दिशा देने में लगे होने के कारण कभी भी बेटे को उचित समय नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जब टीपू 4 साल का हुआ तब परिवार ने तय किया कि उसे पढ़ने के लिए इटावा भेजा जाए। इटावा जिला मुख्यालय टीपू के गांव सैफई से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। टीपू की पढ़ाई के लिए इटावा में ही किसी स्कूल की खोज शुरू हुई। उस वक्त इटावा में ही रहकर टीपू के 2 चाचा राजपाल सिंह और शिवपाल सिंह पढ़ाई करते थे और मुलायम सिंह के राजनीतिक कार्यों में भी मदद करते थे। आखिरकार जब परिवार की मंशा मुलायम सिंह को पता चली तो उन्होंने अपने खास मित्र और पेशे से वकील एसएन तिवारी को यह जिम्मेदारी सौंपी। एसएन तिवारी को कहा गया कि टीपू का विधिवत दाखिला इटावा के प्रतिष्ठित सेंट मेरी स्कूल में करा दिया जाए। एसएन तिवारी ने यह जिम्मेदारी ली और एक दिन एसएन तिवारी जब टीपू को साथ लेकर सेंट मेरी स्कूल पहुंचे तो वहां एक दिलचस्प वाकया पेश हुआ। उस दिन जब टीपू एसएन तिवारी के साथ स्कूल में दाखिला लेने पहुंचे तो स्कूल की टीचर ने उनका नाम पूछा। बच्चे ने नाम बताया टीपू, तो शिक्षिका ने कहा कि ये नाम तो स्कूल के रजिस्टर में दर्ज ही नहीं हो सकता है।
इसके बाद टीपू ने जवाब दिया कि उनका इसके अलावा कोई और नाम है ही नहीं। दरअसल गांव के प्रधान दर्शन सिंह ने जो नाम रख दिया था, उसके बाद टीपू का और कोई नाम नहीं रखा गया था। यहाँ तक कि रीति रिवाज के मुताबिक पंडित बुलाकर किया जाने वाला नामकरण संस्कार या कोई धार्मिक अनुष्ठान भी नहीं किया गया था। इस बात से पता चलता है कि टीपू का परिवार कितनी क्रांतिकारी सोच रखता था। गांव के बुजुर्ग दर्शन सिंह ने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद स्वरूप जो नाम सौंपा, उसी को सच्चे मन से सुघर सिंह के परिवार ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन अब स्कूल में दाखिले के दौरान वही विश्वास एक समस्या बनकर खड़ा था। आखिरकार हंसमुख और मिलनसार स्वभाव के एस एन तिवारी ने टीपू को कई नाम सुझाए, लेकिन टीपू को इनमें से कोई भी नाम पसंद नहीं आया। लेकिन जैसे ही एस एन तिवारी ने टीपू को अखिलेश कहा, टीपू तुरंत राजी हो गया और इसके बाद ही स्कूल में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हुई अखिलेश नाम से। जैसे ही दाखिला हुआ, एस एन तिवारी ने यह जानकारी मुलायम सिंह यादव के भाई राम गोपाल यादव को दी कि टीपू को अखिलेश नाम पसंद आया है और इसी नाम से दाखिला हो गया है। राम गोपाल यादव ने यह जानकारी घर में दी और इसके बाद टीपू अखिलेश हो गए। इटावा के सेंट मैरी स्कूल में दाखिले के बाद अखिलेश अपने चाचा राजपाल और कभी शिवपाल के साथ इटावा में रहने लगे। दोनों चाचा बारी बारी से अखिलेश को स्कूल लाते ले जाते रहे थे, लेकिन बाद में अखिलेश इटावा में ही अपनी बुआ कमला के घर में रहने लगे थे और कभी कभी साइकिल से अपने चाचाओं के साथ इटावा से साइकिल पर सैफई अपने गांव भी आते जाते रहे। अखिलेश पढ़ाई में औसत थे, मगर स्कूल में अपने से छोटों के साथ उनका व्यवहार हमेशा ही प्यार भरा रहा। पढ़ने में वो अच्छे थे, बहुत मेधावी छात्र तो नहीं थे, लेकिन फिर भी पढ़ने में अच्छे थे और उनके स्वभाव की विशेषता ये थी कि वो मिलजुल कर रहना चाहते थे। हम सभी सेंट मेरियंस को उम्मीद है कि वो उत्तर प्रदेश को काफी ऊपर लेकर जाएंगे। अखिलेश के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन से नटखट तो थे ही, मगर शर्मीले भी बहुत थे। बड़ों का सम्मान और छोटों को प्यार देने की कला उनमें बचपन से थी। उन्हें बचपन से ही खेलकूद का बेहद शौक तो था ही, इसलिए जब भी खेलने का मौका मिलता तो अखिलेश उसे कभी नहीं गंवाते थे। अखिलेश के बचपन का एक और दिलचस्प वाकया है। जब भी वो रूठते, अक्सर पेड़ पर चढ़ जाते और तब तक पेड़ से नहीं उतरते जब तक कि उनके घर वाले उन्हें उनकी मनपसंद मिठाई लाने का वायदा नहीं करते। तब जाकर परिवार वाले पास के हलवाई से मिठाई लाकर उन्हें दिखाते, तब जाकर अखिलेश पेड़ से नीचे उतरते। और ये वाकया अखिलेश के जीवन में कई बार हुआ। अखिलेश की पढ़ाई चल रही थी और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अखिलेश जब 7 साल के हुए तो अचानक एक बार फिर उनके जीवन में एक मोड़ आया। उन्हें सेंट मैरी स्कूल छोड़ना पड़ा। ऐसा उस वक्त के कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से हुआ था। दरअसल उन दिनों इटावा और आसपास के इलाकों में डाकुओं का आतंक था। वीपी सिंह ने इन डाकुओं के खिलाफ एक मुहिम चला रखी थी। वीपी सिंह इन डाकुओं को खत्म करना चाहते थे, लेकिन अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव इन डाकुओं को समाज की मुख्य धारा में जोड़ना चाहते थे और इसीलिए वो इसका विरोध भी कर रहे थे। उस दौरान अखिलेश को कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए उन परिस्थितियों में कुछ वक्त के लिए अखिलेश को घर पर ही रहकर पढ़ाई करनी पड़ी। उस वक्त वो तीसरी कक्षा में थे जब उन्हें स्कूल से निकलकर घर पर ही पढ़ने को मजबूर होना पड़ा। मगर फिर कुछ वक्त के बाद अखिलेश को फिर से इटावा पढ़ने के लिए भेजने की कवायद शुरू हुई, मगर अब स्कूल में दाखिला नहीं मिल पा रहा था। तब यही वक्त था जब अखिलेश को धौलपुर के मिलिट्री स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया, जहां अखिलेश की कड़ी परीक्षा हुई, मगर अखिलेश ने वो बाधा भी पार कर ली। यहाँ से 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद अखिलेश ने मैसूर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। मैसूर से स्नातक होने के बाद अखिलेश आगे भी पढ़ाई जारी रखने के लिए सिडनी गए। इस तरह देखा जाए तो अखिलेश का शुरुआती जीवन बड़ा उथल पुथल भरा रहा, मगर फिर भी अखिलेश ने कभी भी मन में नकारात्मक विचार नहीं आने दिया और हर बाधा का धीरज के साथ मुकाबला किया। शायद ये कोई खिलाड़ी ही कर सकता है। ये एक नई रोशनी है, नई बात है, नई भावनाएं हैं, उसको बदलना चाहते हैं नक्शा को। तो जैसे मुझे लगा इलेक्शन में जो उन्होंने अपना का किया और एक वर्कर की तरह साइकिल पर चले, लोगों को समझाया, तो उससे लगता है कि शायद ये देश, ये जो यूपी की भूमि है, इसको बदल दें। यही तो एक हमारे देश में गंगा जमनी कल्चर का एक बिल्कुल मिला जुला है। अखिलेश के दादा अनपढ़ किसान थे और पूरे बड़े परिवार की सामूहिक जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी।
मगर दादी बहुत ही मिलनसार और बहुत ही बहादुर थी, जिनकी सोहबत में रहते हुए अखिलेश ने जीवन के कई गुर बचपन में ही सीख लिए। लेकिन अखिलेश को एक दुख हमेशा रहा और वो थी उनकी मां की बीमारी। उनके बीमारी के इलाज के लिए बहुत कोशिशें हुई, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। आखिरकार अखिलेश की मां ने 25 मई 2003 को आखिरी सांस ली। मां की मौत के वक्त अखिलेश सैफई में ही थे और बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे जब ये अनहोनी हो गई। वो पल अखिलेश के लिए बेहद दर्दनाक था। अखिलेश आज भी जब समय मिलता है तो अपने गांव जरूर जाते हैं और महसूस करते हैं कि आज भी उनके स्वर्गीय दादा दादी और मां उन्हें जीवन में कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। अखिलेश को आज तक बचपन से लेकर कॉलेज तक के वो दिन हमेशा याद आते हैं। धौलपुर में पढ़ाई के दौरान उन्होंने देखा कि और बच्चों के माता पिता उनसे मिलने आते थे और कोई ना कोई उपहार या मिठाई लाते थे, लेकिन उनके पिता कभी उनके स्कूल नहीं आए, मगर उन्हें कभी भी इसका मलाल नहीं रहा। इस दौरान शिवपाल यादव जरूर अपनी पत्नी के साथ कभी कभी अखिलेश से मिलने जाते थे। अखिलेश अकेलेपन के शिकार कभी नहीं हुए और इसकी बड़ी वजह थे उनके दोस्त। अखिलेश मैसूर में अपने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान के 4 वर्षों में सिर्फ एक बार सैफई हुए। इसकी वजह ये थी कि उन्होंने कॉलेज में ही दोस्तों की एक टोली बना ली थी और खाली समय उन्हीं के साथ बीतता था। उन्हें खेल का शौक तो था, इसलिए मौका मिलने पर क्रिकेट खेलना और दोस्तों के साथ घूमना उन्हें बेहद पसंद था। आते हैं सैफई आते हैं तो हम लोगों के बीच रहते हैं, हमेशा फुटबॉल की उनकी प्राथमिकता रहती है। क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं। आज सैफई में जहां आलीशान बंगला और तरानतान है, वहीं कभी कच्चे और मामूली मकान थे। वो मंजर अखिलेश को कभी नहीं भूला और इसीलिए वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे। अखिलेश के पैदा होने तक घर की स्थिति काफी हद तक सुधर चुकी थी, लेकिन अखिलेश ने अपने चाचाओं को भैंस चराते और खेत में पसीना बहाते देखा है। इसलिए आज वो गरीब और गरीब की समस्याओं को बखूबी समझते हैं और एक ईमानदार कोशिश करते हैं। 2012 के चुनाव में अखिलेश ने जब युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साइकिल रैली की तो प्रदेश की हवा ही बदल गई। प्रदेश के युवा ने इस नए समाजवादी नेता में अपना भविष्य देखा और बाकी लोगों ने भी अखिलेश के चुनावी वायदे का यकीन किया और आखिरकार समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से विधानसभा तक पहुंचने में ऐतिहासिक कामयाबी मिली। अखिलेश यादव ने अपना देसीपन कभी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि जब 2012 में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश के नेतृत्व में जबरदस्त जीत हासिल की तो पार्टी ने एक सुर में उनको राज्य के मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन किया और अखिलेश पहली बार उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री का दायित्व चुनौतियों भरा होता है और मुझे विश्वास है कि वो चुनौतियों का सामना करेंगे। हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो वादे उन्होंने किए हैं वो उन्हें पूरा करेंगे। और अखिलेश की व्यवहार कुशलता और रिश्ते निभाने की कला का कायल हर वो शख्स होगा जो उन्हें करीब से जानता होगा। उनका कुशल नेतृत्व उत्तर प्रदेश के 3 साल का कार्यकाल बताने के लिए काफी है। याद करिए जुलाई 2012 की वो घोषणा जब अखिलेश यादव ने जिस तरह मायावती ने अपने विधायकों को खुश करने के लिए किए गए कुछ घोषणाओं की तरह उन्होंने भी अपने विधायकों को 20 लाख की लग्जरी कार देने को कहा था और विपक्ष ने अखिलेश को अनुभवहीन मुख्यमंत्री साबित करना शुरू कर दिया। तब अखिलेश ने हट नहीं किया और तुरंत अपनी गलती का एहसास करते हुए वो प्रस्ताव वापस लिया। इससे साफ जाहिर होता है कि अपनी आलोचना को वो गंभीरता से लेते हैं और कोशिश करते हैं कि सबको साथ लेकर प्रदेश की तरक्की के जरूरी काम होते रहे। मिट्टी की महक और नए जमाने की तकनीक का इस्तेमाल कर प्रदेश को उन्नत प्रदेश कैसे बनाया जाए, अखिलेश को ये बखूबी आता है। एक तो युवा, ऊपर से संघर्षशील परिवार के जुझारू संस्कारों ने अखिलेश को हमेशा जमीन से जोड़े रखा है। जाहिर है ऐसे विवेकशील नेतृत्व की निगरानी उत्तर प्रदेश अगले कुछ वर्षों में वो सब कुछ पाने की आशा करता है जिसका वो हकदार है। जिस तरह बीते 3 वर्षों में प्रदेश ने विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाए हैं, उसी तरह आगे भी ये यात्रा जारी रहेगी। इसी सिलसिले में 14 मार्च को जिसका वो हकदार है। जिस तरह बीते 3 वर्षों में प्रदेश ने विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाए हैं, उसी तरह आगे भी ये यात्रा जारी रहेगी।
इसी सिलसिले में 14 मार्च को अखिलेश सरकार ने प्रदेश के बुजुर्ग माँ बाप को यात्रा करवाने की भावपूर्ण नीयत से समाजवादी श्रवण योजना शुरू की।